हेलो गाइस। जितना भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट। पर बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना और बहुत सारे लोग उसमें प्रो होते हैं, लाइक काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और उनको पता है कि क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में एंड कौन सी टॉपिक्स, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि एक न्यूज़पेपर में जिसमें 16-18 पेजेस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, किन टॉपिक को पढ़ना है और किन टॉपिक को छोड़ना है, ये बहुत सारे बिगनर्स हैं। आई मीन ऑल द बिगनर्स हैव नो आइडिया, राइट। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, आई हैड ज़ीरो आइडिया कि क्या पढ़ना चाहिए, बिकॉज इतने सारे पेजेस हैं एंड इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, इट विल टेक यू होल डे। पूरा दिन आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में ही निकाल सकते हैं, इतना सारा कंटेंट होता है उसके अंदर, राइट। सो ये वीडियो उनके लिए है जो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं एंड उनको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर को पढ़ना, इट्स लाइक उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए और किन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, राइट। जैसे हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है। लाइक अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है, जो कंटेंट आपको कंज्यूम करना चाहिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो अलग होता है। बट इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस सर्विसेज, देन जो कंटेंट आपको कंज्यूम करना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स, वो कंटेंट बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है एंड देन दैट पेपर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि एक टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक के साथ डील नहीं करता है एग्ज़ाम में, वो कई सारे टॉपिक्स को ले करके एक क्वेश्चन बनता है। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन कितने सारे टॉपिक्स से गुजरता है, कितने सारे टॉपिक्स को कवर करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो दोनों के लिए, कि अगर आप ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो एसएससी टाइप के एग्ज़ाम है, जिसमें जो क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखने हैं, प्लस मैं उन एग्ज़ाम्स के बारे में भी बताऊंगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, राइट, लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। सो इस वीडियो का जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, उसमें से सबसे पहला होगा व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर, राइट। देन व्हाट टू लीव। एक एग्ज़ाम जब आप प्रिपेयर करते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है ये समझना कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरी दुनिया है, पूरी लाइब्रेरी है ना। आप किसी बुक शॉप में जाएं एंड देयर आर मल्टीपल बुक्स ऑन सिंगल सब्जेक्ट। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, दैट शुड ऑल्सो बी नोन टू यू क्लियरली, कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। देन एक न्यूज़पेपर पढ़ते समय, क्योंकि एक न्यूज़पेपर जो है बहुत सारे आइडियाज़ कवर करता है, तो हर एक न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल बोर्ड होता है और वो एडिटोरियल बोर्ड जो है उसकी एक अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग होती है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें कुछ आइडियोलॉजिकल बेस आप आर्टिकल पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूज़पेपर की आइडियोलॉजिकल लीनिंग क्या है, ताकि आप उसको ऐसे ही समझें जैसा वो लिखा गया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि द हिंदू जो है वो लेफ़्ट की लीनिंग रखता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब इसको पढ़ते हैं दे फाइंड कि यही एक न्यूट्रल व्यू है, राइट। किसी टॉपिक पे अगर कोई आर्टिकल लिखा गया है तो उसकी एक लीनिंग होती है, पॉलिटिकल लीनिंग होती है, आइडियोलॉजिकल लीनिंग होती है, या तो वो लेफ़्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा। सेंट्रिस्ट बहुत कम होते हैं न्यूज़पेपर्स में, राइट, क्योंकि जो लोग लिखते हैं वो अपने एक व्यू पॉइंट से एक आइडियाज़, एक फैक्ट्स को जब प्रेजेंट करते हैं, किसी आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी एक व्यू पॉइंट होती है उस ऑथर की, राइट। तो उस लीनिंग को समझना हमें बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लेफ़्ट की आइडिया को भी पढ़ते रहेंगे एंड हम उसको ये मान के चलेंगे कि माय व्यू पॉइंट्स आर न्यूट्रल। जब हम अपने व्यू पॉइंट्स बनाएंगे उस आइडिया के बेस पे, तो हम ये मान लेते हैं कि आई एम न्यूट्रल, बट इट इज़ नॉट। जैसे मैं इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इससे रिलेटेड जो बुक पढ़ते हैं हम, वो इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत जिसका नाम है, की बुक हम पढ़ते हैं। सी, लक्ष्मीकांत की कोई अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग नहीं है, ये मैं पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो मैं बताना चाहता हूँ वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही लीनिंग बताना चाहता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि दैट्स अ न्यूट्रल टेक्स्ट। न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसकी कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, और ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज़ अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो न्यूट्रल नहीं है, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेफ्ट लीनिंग है, और मैं ये बताऊंगा कि लेफ्ट लीनिंग कैसे है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्ट लीनिंग है वो इस बात से पता चलता है, जब आप इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो इसके मेन थीम में आता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। और ये सारे वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? ये सारे तीनों जो वर्ड लिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है ना। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से आता है, और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वहीं से लेफ्ट की आइडियाज़ को एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी स्टार्टिंग होती है। पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन जो है लेफ्ट लीनिंग की, वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से स्टार्ट होती है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है वो राइट के अगेंस्ट था, यानी कि राइट विंग आइडियाज़ के अगेंस्ट था, यानी वो लेफ्ट लीनिंग था फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। तो उससे जो भी आइडियाज़ निकल के आएंगे उसको लेफ्ट लीनिंग ही माना जाएगा, राइट। तो और जैसे और भी मैं बताता हूँ, जैसे जस्टिस का आइडिया है, तो जो जस्टिस के बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे तालिबान का जो जस्टिस का आइडिया है वो हमारे इंडिया के जस्टिस के आइडिया से बिल्कुल अलग है, राइट। उनके जस्टिस में विमेन को राइट्स नहीं है, तालिबान के जस्टिस में। जो तालिबान ने अभी विमेन को पब्लिकली अपीयर होने से, सिंगिंग से, या फिर स्पीचेस, वहाँ की विमेन स्पीच नहीं दे सकती पब्लिकली, उनकी वॉइस इंटीमेट मानी जाती है, राइट। तो उनका एक जस्टिस सिस्टम है तालिबान का, बट दैट जस्टिस सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे वही चीज़ बोलें तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, पार्लियामेंट में धमाका हो जाएगा, ऐसी बात हो। अगर जो भी ऐसी बात बोलता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन ऐसी बात करता है, तो ऐसा समझो कि उसका करियर ख़त्म हो चुका है, राइट। तो ये जस्टिस के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो सेम वे इंडिया के जस्टिस में हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी को राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड यहाँ पे रिजर्वेशन है, ये भी एक जस्टिस सिस्टम ही है। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी राइट्स है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस है जो कि वेलफेयर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड वेलफेयर स्टेट अगेन लेफ्ट का ही आइडिया है, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेफ्ट लीनिंग है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप न्यूट्रल नहीं मान सकते। एग्जैक्टली सेम वे जो कोई भी न्यूज़पेपर होता है वो उसकी एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, उसकी लीनिंग होती है। सो मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स हैं जो इंग्लिश में छापे जाते हैं, राइट, इंग्लिश वाले मोस्टली लेफ्ट लीनिंग होते हैं, राइट। उनके आर्टिकल्स का जो अगर आप ट्रेस करोगे 1 महीने के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर, उस पे जो व्यू पॉइंट्स छपते हैं वो मोस्टली लेफ्ट लीनिंग होते हैं। उसमें राइट के आइडियाज़ बहुत कम स्पेस उनको मिल पाता है। बट वहीं हिंदी के जो न्यूज़पेपर हैं या फिर जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जिसको हम कह सकते हैं, तो मैंने दूसरे लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया ऑफ दूसरा लैंग्वेज, क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी आती है एंड इंग्लिश आती है। तो हिंदी के जब आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेफ्ट लीनिंग, ये कम लेफ्ट लीनिंग है, राइट। हिंदी वाले न्यूज़पेपर लेफ्ट को कम स्पेस देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हिंदी वाले न्यूज़पेपर लेफ्ट को कम स्पेस देते हैं। वो थोड़े राइट वाले जो व्यू हैं, राइट विंग वाले जो व्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा स्पेस देते हैं। तो हर न्यूज़पेपर की एक अपनी पॉलिटिकल लीनिंग होती है। सेम वे मैंने यहाँ पे जस्ट बताया कि, और आप ये मान के चलो कि जितने भी इंग्लिश में न्यूज़पेपर छपते हैं, दे ऑल हैव लेफ्ट लीनिंग। तो जो ये आइडियोलॉजिकल लीनिंग के बारे में आप समझ चुके होंगे। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली? देखो, इसके बेनिफिट्स हैं कि आपको कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स से आप अवेयर हो जाते हैं, ठीक है ना।
आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है ना, वोकेबलरी आपकी अच्छी होती है, राइट। और क्या है, एक आइडियोलॉजिकल बेस बनता है आपका, आप समझने लगते हैं चीज़ों को, एक कॉन्टेक्स्ट बनता है आपके दिमाग में कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म इवेंट्स है, जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है, ठीक है ना, फेडरलिज्म का मुद्दा क्या है, इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, या इंडिया चाइना का रिलेशनशिप है, या इंडिया यूएस का, या फिर इंडिया रशिया का जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उनके बारे में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनती है आपकी, जो कि अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स, फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स, जैसे मैगजीन्स आती हैं छोटी छोटी, उनसे अगर आप सिर्फ फैक्ट्स रटेंगे कि ये वाला इंसिडेंट कहाँ हुआ, ये वाला इंसिडेंट कब हुआ, ये वाला मेडल किसको मिला, उससे आपको एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होती आपकी। सो इंग्लिश न्यूज़, आई मीन किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने से वो एक जो आइडियोलॉजिकल बेस बनता है आपका, दैट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना, वो आपके अंदर एक ग्रोथ होता है। सो ये सारे फ़ायदे हैं इसको पढ़ने के। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको ना उसके नोट्स नहीं बनाने चाहिए, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप जो चीज़, एक जो न्यूज़पेपर पढ़ते समय क्या है कि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कि एक मुद्दे पे क्या व्यूज़ चल रहे हैं, राइट, कौन से आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, कौन से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपको फैक्ट्स ही नोट करने हैं न्यूज़पेपर से, तो उसके लिए आप मैगज़ीन देखो, क्योंकि एक मैगज़ीन में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे सोर्सेज से उसमें फैक्ट्स कलेक्ट करके दिए होते हैं, तो फैक्ट्स के लिए एक मैगज़ीन अच्छी चीज़ है। पर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर एक बढ़िया जगह है, आप उसको कवर करें, उसको पढ़ें और उससे अपनी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, राइट। आई गेस कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय उससे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो भी ठीक है, इफ़ इट इज़ ओके फॉर यू, क्योंकि फिर मैगज़ीन में सारा कुछ आ ही जाता है और आप बहुत सारे न्यूज़पेपर एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप न्यूज़पेपर से ही नोट्स बना रहे हैं तो आप, हो सकता है कि दूसरे न्यूज़पेपर में जो नोट्स मिल सकते थे वो आप मिस कर जाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि आप किसी मैगज़ीन को फॉलो करें और वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, फैक्ट बेस्ड, राइट। देन शुड बी रीड न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर को आपको डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या डेली पढ़ना चाहिए वो मैं अब आके बताऊंगा। आगे मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है यहाँ पे, द हिंदू, और मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते समय क्या चीज़ आपको कवर करनी चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों के बारे में कहाँ पे लिखा होगा, राइट। सो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इट्स अ बिग येस, आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए डेली, क्योंकि एक आदत बनती है। इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि अभी मैं खुद डेली नहीं पढ़ता बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग एनी एग्ज़ाम राइट नाउ, बट जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो सुबह उठ के सबसे पहले आई यूज़ टू ओपन द न्यूज़पेपर, ठीक है ना, और उसमें बस 1-1.5 घंटा जाता है, बट दैट इज़ वेरी गुड हैबिट आई वुड से, क्योंकि उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होती रहती है, क्या चल रहा है देश में, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ये सब आपको पता चलते रहता है। सो विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक मैगज़ीन पढ़ते हैं सो द बिगर स्टोरी यू माइट मिस, इसलिए मैगज़ीन पढ़ने के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से। कैन एआई हेल्प? देखो, एआई अभी ना, मैंने एक चीज़ डिस्कवर किया है, गूगल का नोटबुक आता है, नोटबुक LM, सॉरी दिस इज़ LM। ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक पेज खुल के आएगा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। अगर आपको न्यूज़पेपर का सपोज समरी सुनना है 15 मिनट्स के अंदर, तो पूरा न्यूज़पेपर आप वहाँ पे अपलोड करें, राइट, और वो उसकी पूरी समरी बना देगा 15 मिनट्स के अंदर। दैट इज़ ऑल्सो इन वॉइस फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, और ऑडियो फॉर्मेट में भी वो कन्वर्सेशन होता है दो लोगों के बीच में, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, एंड दे कॉन्वर्स, जैसे बातचीत करते हैं किसी टॉपिक पे, उस तरीके से न्यूज़ चैनल की तरीके से बन जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। सो एआई इज़ अ बिग हेल्प। एआई बहुत कुछ, अभी एआई जस्ट इमर्ज हो रहा है और एआई विल चेंज द फ्यूचर। हम आगे चल के देखेंगे 5 years डाउन द लाइन कि एआई बहुत कुछ कर रहा होगा हमारे लिए। सो आप ये गूगल पे आप ये कर सकते हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। आई हैव ट्राइड इट एंड इट इज़ रियली नाइस। व्हाई इज़ द हिंदू सो फेमस? ये क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाई इज़ द हिंदू ओनली सो फेमस, है ना, यूपीएससी कम्युनिटी में, या फिर वैसे भी हिंदू को काफ़ी क्रेडिबल न्यूज़पेपर माना जाता है। हिंदू 1878 में फाउंड किया गया था, राइट, 1878, 20th सितंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20th सितंबर 1878 में द हिंदू को फाउंड किया जाता है। और हमारी जो उस समय
रूल कर रहे थे इंडिया में, दोज पीपल वर ब्रिटिश, राइट। और ब्रिटिश से फाइट करने के लिए, ब्रिटिश वर रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म, राइट। तो कैपिटलिज्म के जो अगेंस्ट आया था, ठीक है ना, वो मार्क्सिस्ट एंड लेफ्ट वाले ये आइडियोलॉजी लेकर के आए थे ब्रिटिश, यानी कैपिटलिज्म से फाइट करने के लिए। तभी अब देखते हो कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें लेफ़्ट का काफ़ी दबदबा है, राइट। जो हमारे नेता थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है ना, भगत सिंह हैं, भगत सिंह वॉज ए कम्युनिस्ट, ठीक है ना। तो ये जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, राइट, दे ऑल वर लेफ्ट लीनिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस समय जो न्यूज़पेपर होगा वो फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करेगा, राइट, क्योंकि जो हमारे यहाँ का न्यूज़पेपर होगा फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर होगा वो भी लेफ्ट लीनिंग ही होगा। इस वजह से जो न्यूज़पेपर है द हिंदू वो लेफ्ट लीनिंग है। एक और मैंने एग्जांपल दिया कि क्यों द हिंदू लेफ्ट लीनिंग है, राइट, एंड क्यों इतना फेमस है। सी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो यहाँ पे सरकार बनी है वो अगेन लेफ्ट की सरकार है, राइट। जो कांग्रेस पार्टी है एंड जो मार्क्सिस्ट उनके साथ मिलकर जो सरकार बनाए हैं वो लेफ़्ट की सरकार है, राइट। तो लेफ़्ट की सरकार है और उस समय जो यहाँ पे न्यूज़पेपर बना है, जो न्यूज़पेपर जिसको जगह मिली, जिसने आइडियोलॉजिकल बेस बनाया, वो द हिंदू था। तो इसका काफ़ी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और इस वजह से द हिंदू को काफ़ी स्पेस मिला है हमारे मीडिया में, राइट। प्लस JNU को जो बसाया गया, JNU को जब बनाया गया वो इसी बेस के लिए बनाया ही गया कि वो मार्क्सिज्म को सपोर्ट करे, उसको स्ट्रॉन्ग करे, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके बीच में मार्क्सिज्म को सपोर्ट करे। आप देखना जब भी नक्सल पे हमला होता है तो JNU में ज़रूर उसमें प्रोटेस्ट होता है, बिकॉज दे सपोर्ट द मार्क्सिज्म आइडिया, द नक्सल्स आइडिया, द लेफ्ट आइडिया, राइट। सो JNU और ये द हिंदू, मतलब ये सबका मिला जुला असर है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देयर इज़ अ रीज़न वाई जो पुराना टाइम है उसमें JNU से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते थे IAS में, सिविल सर्विसेज में, क्योंकि वो एक गढ़ था। और उस समय जो सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन कमेटी होती थी वो भी उनको प्रमोट करती थी, प्रेफर करती थी। पर अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं और इसलिए JNU में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ से बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा था कि कवर करूँगा। नाउ कमिंग टू द न्यूज़पेपर। जब हम न्यूज़पेपर में आते हैं, मैंने द हिंदू का न्यूज़पेपर लिया है जो आज का ही है, 10 फरवरी का, और यहाँ पे 1878 से ये फाउंड किया गया था और तब से द हिंदू चला आ रहा है, राइट। ये इसका फाउंडेशन हुआ है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूं तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं। जैसे एक बुक होती है उसके अंदर चैप्टर्स के नाम होते हैं, तो सेम यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडिया ग्रोइंग, राजनाथ सिंह। एरोस्पेस की बात की जा रही है, एरोस्पेस अभी बेंगलुरु में होल्ड किया जा रहा है, तो उसके बारे में है ये। देन ये रैट होल माइनिंग पे काफ़ी टाइम से बात चल रही है और ये मेघालय में रैट होल माइनिंग चलती है जिसमें आर्टिकल 371 का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में ये आर्टिकल है। तेलंगाना मिनिस्टर मीट्स OBC लीडर अगेंस्ट, मैंने रिजर्वेशन की बात करी है कि एक लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक नहीं है, मतलब काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, तो इसलिए इन सब टॉपिक्स पे अक्सर आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपते रहते हैं। देन कीपिंग एन आई ऑन द ग्रोइंग आर्क ऑफ वायलेंस, द वार्निंग शुड बी इग्नोर्ड। अब ये किस बेसिस में है? इवॉल्विंग टेररिज्म के ऊपर है और ये पेज 6 पे है, देखेंगे इसके डिटेल में और क्या है, और ये फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, राइट। अब अगर इसके नीचे आप आओगे, बीरेन सिंह क्विट्स एज मणिपुर CM। अब मणिपुर के CM जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं, क्यों किया है वो आप इसके डिटेल में जाके देख सकते हो। तो देखो, फर्स्ट पेज जो होता है वो इसका मोस्ट हाईलाइटेड पेज होता है, जिसमें अगर इंटरनेशनल इशू भी हो सकता है, नेशनल इशू भी हो सकता है। जैसे ये माओइस्ट से रिलेटेड है, अब देखो कि यहाँ पे क्या क्या इन्होंने चूज़ किया है, उससे आप समझ सकते हो कि आइडियोलॉजिकल जो एक ट्रेंड है ना, एक डिस्कोर्स है, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स जब होता है तो उसमें किन चीज़ों को स्पेस दिया जाता है। नक्सलिज्म को स्पेस दिया गया है, ठीक है ना। देन मणिपुर का इशू है, उसको स्पेस दिया गया है। ये तो दिल्ली इलेक्शन के ऊपर है तो ऑब्वियसली इसको स्पेस मिलना चाहिए। वोंट रिक्लेम डिस्पर्स्ड लड़की बहन फंड। अब ये महाराष्ट्र में है कि जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको भी फंड दिया गया है, तो वो गवर्नमेंट बोल रही है कि मुझसे वापस नहीं लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जस्ट एक छोटा सा इशू है जो कल को ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो
ऐसे टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा नहीं जाना है जो आज का टॉपिक है कल ख़त्म हो जाएगा, राइट। उसके बारे में कल अगर नहीं छपेगा तो दैट इज़ नॉट ऑफ योर कंसर्न, उसको आपको नहीं पढ़ना चाहिए। पर ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आते रहेंगे, जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, जैसे मणिपुर का मुद्दा है, जैसे गाज़ा का मुद्दा है। तो ये मुद्दा ऐसा है जो कल नहीं ख़त्म हो जाएगा, राइट। ये चलेंगे सालों साल। तो उस पर क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में आपको अवेयर होना है, एंड दैट इज़ द रीज़न न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप वही चीज़ मैगजीन्स के थ्रू कवर करते हैं तो वो स्टोरी मिसिंग हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी है जो फर्स्ट पेज पे है। देन सेकंड पेज पे सिटी होती है। अगर ये दिल्ली एडिशन है तो दिल्ली के बारे में इसमें न्यूज़ होगा, जो मोस्टली आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप दूसरे पर्पज़ के लिए पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकली अवेयर होने के लिए कि आपके सिटी में क्या चल रहा है, देन यू कैन रीड दिस पेज, अदरवाइज यू कैन वेरी कन्वीनियंटली इग्नोर दिस पेज। सिटी वाला पेज आपको नहीं पढ़ना है। देन स्टेट्स वाले भी न्यूज़ में आप चाहें तो अगर स्टेट का न्यूज़ कवर करना चाहते हैं, किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस स्टेट का जो पेज आता है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। पर अगर जहाँ पे यूपीएससी टाइप एग्ज़ाम की बात है, देन यू डू नॉट हैव टू गो इनटू द स्टेट्स पेज। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। देन अगेन स्टेट्स वाला ही पेज है जिसमें दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ होगा। फॉर अब यहाँ पे आई थिंक ये ओके, सो ये दिल्ली वाला जो न्यूज़पेपर जो स्टेट्स वाला है, इसमें काफ़ी सारे स्टेट्स कवर होंगे। जैसे यहाँ पे बंगाल वाला इशू है यहाँ पे, राइट। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि 14 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर ऐसा न्यूज़ आता है तो ये इशू काफ़ी टाइम से चलता है, क्योंकि इंडिया की जो बाउंड्री है और यहाँ पे श्रीलंका है, इसके बीच में जो फिशिंग का एरिया है, तो ये एरिया डिवाइडेड है, क्योंकि जो कोस्ट लाइन होता है उससे 200 नॉटिकल माइल तक जो एरिया होता है वो उस कंट्री की बाउंड्री मानी जाती है। तो सेम वे जो फिशरमैन होते हैं वो फिशिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो श्रीलंकन टेरिटरी में भी एंटर कर जाते हैं, और जिसकी वजह से वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। श्रीलंकन लोग जो फिशरमैन है वो इंडिया की टेरिटरी में एंटर करते हैं, फिर इंडिया वाले उनको अरेस्ट कर लेते हैं, और ये इशू अक्सर चलते रहता है, राइट। तो ये उसका मैटर है। तिरुपति लड्डू में अडल्ट्रेशन का केसेस, ये इज़ बिग इशू, क्योंकि इस पर काफ़ी अप्रोर हुआ था कि तिरुपति के लड्डू में अडल्ट्रेशन हुआ है। तो इससे अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि तिरुपति में जो अडल्ट्रेशन हुआ है वो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था, राइट। क्या वो मटेरियल दूसरे खाने के चीज़ों में भी यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी, ना कि इसके अराउंड जो पॉलिटिक्स है। किसी भी टॉपिक के अराउंड जो पॉलिटिक्स है उसको आपको मिस करना है, आपको उसके अंदर नहीं जाना है। पर जो एडल्ट्रेशन है, तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, या फिर क्या सेम मटेरियल दूसरे फूड स्टफ़ में भी यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी है। फूड पॉइजनिंग का केस हो सकता है, उसके अराउंड जो टॉपिक है वो आप ज़रूर कवर करें, क्योंकि यूपीएससी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो उसके अराउंड की चीज़ों के बारे में पूछेगा कि ये इशू अगर बर्निंग है, सपोज़ XYZ एक इशू है जो काफ़ी बर्निंग है और काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, वो इस इशू के सेंटर पे नहीं जाएगा, उसके अराउंड जो चीज़ें हैं उस पे जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि ओके ये इशू अगर न्यूज़ में है तो क्या उसके आसपास की चीज़ों के बारे में तुम्हें पता है, राइट। उसके क्या रिपरकशन है, वो दूसरी चीज़ों से कैसे कनेक्टेड है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है। पेरेंट्स ऑफ वालियार गर्ल्स टू बी ट्राइड फॉर हीनियस क्राइम्स, ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है, और 2017 में 2 लड़कियों का मर्डर हो जाता है। एक्चुअली दे कमिटेड सुइसाइड, पर उसको अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड इज़ ऑल्सो ए क्राइम, है ना। तो इसके लिए ये न्यूज़ में है। देन पर आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है उसमें, पर आप ये ज़रूर देखिए, जब भी चीता वाला इशू आता है कि हमने चीता या फिर टाइगर्स, इनकी पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पर ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें आपके फैक्ट्स अगर कवर कर लिए हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको क्या डिटेल में पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। ये सारी न्यूज़ ऐसे हैं जो आप मैगजीन से भी कवर कर सकते हैं। अब आता है एडिटोरियल पेज, राइट। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और मे भी शायद आपको पता ना हो, मे भी पता हो, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो एडिटोरियल पेज है, इसमें जो राइट साइड में जो ये आर्टिकल छपता है, ये डेली छपता है, राइट। इस पर कोई ना कोई आर्टिकल डेली छपता है। यहाँ पे जो इसके ऑथर है उसका नाम यहाँ पे लिखा होता है, M.K. नारायणन है, राइट। तो इन्होंने इसका जो ऑथर है उसका नाम लिखा है। लेकिन जो लेफ्ट साइड में जो आर्टिकल छपे हैं, मास रिवेंज, राइट,
अ गिफ्ट हॉर्सेस टीथ, ये जो 2 आर्टिकल्स छपे हैं लेफ्ट साइड में, ये द हिंदू के आर्टिकल्स हैं, मतलब उनके एडिटोरियल बोर्ड ने लिखे हैं, राइट। द हिंदू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर्टिकल, मतलब उनका व्यू पॉइंट है। न्यूज़पेपर का जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ से दिखता है। आप एक न्यूज़पेपर का क्या आइडियोलॉजिकल लीनिंग है या क्या व्यू पॉइंट है अगर आपको समझना है, तो इस तरफ जो लेफ्ट साइड में जो 2 छोटे छोटे आर्टिकल्स छपते हैं, ये पतले पतले आर्टिकल्स, आप इसको कवर करें और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल बोर्ड है वो क्या कहना चाहता है, वो क्या समझता है और वो कैसे सोचते हैं, वो किन चीज़ों को वो प्रायोरिटी देते हैं, किन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, राइट। वो चीज़ें यहाँ पे छपती है, यानी कि 2 आर्टिकल यहाँ पे छपे हैं, तो इनके हिसाब से, द हिंदू के हिसाब से, ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो 2 टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक दिन के लिए, यानी उस दिन के न्यूज़, सारे न्यूज़ में इन्होंने इन 2 टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो ऑब्वियसली उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, उससे उनकी पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल लीनिंग समझ में आएगी, राइट। पर ये जो राइट साइड में जो आर्टिकल्स छपते हैं, ये लोग ऑथर्स होते हैं, राइट। काफ़ी वेल प्लेस्ड सोसाइटी में इनकी स्पेस होती है, आइडियोलॉजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे आप देखोगे कि सोनिया गांधी के भी आर्टिकल्स छपते हैं, राइट। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी के भी इसमें आर्टिकल्स छपते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे भी कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनके आर्टिकल्स यहाँ पे छपते रहते हैं। ये राइट साइड में, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। उसके बाद ये सारे भी सेम है जिनके ऑथर, सारे के ऑथर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वाला भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक ऑथर का नाम लिखा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। पर ये वाला किसी ऑथर का नहीं है, ये डेफिनेटली क्या कह सकते हैं कि डेटा पॉइंट्स है, मतलब फैक्ट्स है। यहाँ पे जो फैक्ट्स है उसमें आइडियोलॉजी की बात नहीं होती। मैं जस्ट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजिकल जो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। जो फर्स्ट वन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कीपिंग ए वॉच ऑन ग्रोइंग आर्क ऑफ वायलेंस। ये वायलेंस की बात कर रहा है, और कहाँ पे वायलेंस की बात कर रहा है, वाइल मैटर्स रिलेटेड टू न्यू टेरर मेथड्स। ये टेररिज्म के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया, मैंने पढ़ा नहीं इसको, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कौन से, कहाँ पे आपको क्या मिलेगा न्यूज़पेपर के अंदर, किस जगह पे कौन सी न्यूज़ मिलेगी, आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, और कितना पढ़ना चाहिए, है ना। ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एरोस्पेस क्या है कि जैसे दुनिया में बहुत सारी फाइटर प्लेन बनाने की कंपनीज़ हैं, है ना। तो जो एविएशन फील्ड में जो कंपनीज़ हैं, वो जब अपना प्रोडक्ट बनाती है तो वो दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज़ में जाकर के उनका शो करती है। तो शो करती है मतलब वो दिखाएगी दुनिया को, वो मीडिया में आएगा, फिर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो उसको ख़रीदना चाहेंगे, राइट। सो एक बिज़नेस है ये, जब वो ख़रीदना चाहेंगे तो उसके लिए एक शोकेस होना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, जैसे कार एक बनाने वाली कंपनी होती है, वो उसका भी शो करती है, कार शो होते हैं उस जगह पे। यानी कि जो एरोस्पेस है, जो एरोस्पेस एक्सपो है, वो उन एयरक्राफ्ट्स को शोकेस करेगा कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, ताकि उनका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो उसको देखे और फिर वो ख़रीद सके, है ना। ये इसको दिखाने के लिए किया जाता है, जो कि बेंगलोर में हो रहा है। एंड द बिग थिंग इज़ कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूएस एंड रशिया, ठीक है ना, दोनों के एयरक्राफ्ट्स आए हैं। यानी कि Su-57 एंड एक Su-57 है रशिया का एंड F-35 है यूएस का। ये दोनों एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे इंडिया में सेम जगह पे रखे हुए हैं एंड दे बोथ विल फ्लाई टू शोकेस द वर्ल्ड। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि यूएस एंड रशिया कभी एक साथ अपने एयरक्राफ्ट्स ऐसे नहीं लाए हैं। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है इंडिया में। सो आप देख सकते हो कि इंडिया एक कितना बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेयर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कि वो दोनों को एक साथ लेके आ रहा है और उनके एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे शोकेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो, जैसे एआई से रिलेटेड एक आर्टिकल है यहाँ पे, आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि एआई ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, राइट। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से ऊपर कोई आर्टिकल आता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड फैक्ट्स अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी जो कॉन्टेक्स्ट आपको मिल रहा है, कोई स्टोरी मिल रही है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें और छोटा सा नोट बना सकते हैं, ताकि अगर मेंस में आपको ये पेपर में ऐड करना पड़े तो आप कर सकें। कोई बड़ा सा नोट मत बनाइए, क्योंकि आपको पता है मेंस में आंसर लिखने के लिए ना ही तो आपके पास स्पेस होता है, ना ही आपके पास टाइम होता है। तो इतना ही नोट बनाएं जिसको आप या तो दोबारा रिवाइज़ कर सके क्विकली, और या फिर उसको एग्ज़ाम में लिख भी सकें। लंबे लंबे नोट्स, लंबे लंबे आर्टिकल्स अगर आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ना ही कुछ सोचने का, ना ही कुछ एक्स्ट्रा लिखने का, बिकॉज
बहुत ही लिमिटेड टाइम और बहुत ही लिमिटेड स्पेस भी होता है आपके पास, पेजेस भी अनलिमिटेड नहीं होते, वो भी लिमिटेड स्पेस होता है, उसके अंदर ही लिखना होता है। सो प्रिपरेशन करते समय कुछ भी आप नोट बना रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, मेक इट क्रिस्प एंड शॉर्ट, टू द पॉइंट, तभी वो आपके काम आएगा, अदरवाइज कोई काम का ही नहीं आएगा, राइट। देन हम आगे आते हैं टेक्स्ट ऑन कॉन्टेक्स्ट पे। ये द हिंदू ने नया इंट्रोड्यूस किया है, मैं कुछ दिन पहले ही इंट्रोड्यूस किया है, नॉट कम्प्लीटली न्यू, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें किसी टॉपिक के ऊपर ये बात करते हैं। अगर आप ये पूरा आर्टिकल नहीं भी पढ़ना चाहते, स्टिल यू कैन गो थ्रू दिस जिस्ट, जिसमें ये एक समरी देते हैं छोटी सी, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या इसको पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो ये रेलवे के ऊपर है, आप रेलवे के ऊपर बजट में कितना एक्सपेंडिचर, कितना पैसा दिया है, उसके ऊपर ये बात यहाँ पे की गई है। सेम भी अगेन बजट एलोकेटेड फंड्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर होता है यूपीएससी में अर्बनाइजेशन के ऊपर, तो ये आपके काम आ सकता है। आप इससे फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई काम की चीज़ मिलती है तो आप उससे नोट कर सकते हैं। देन एप्पल एंड गेम मेकर, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ज़रूरत काम की चीज़ नहीं है। देन नो योर इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करने का मन होता है तो यू कैन ऑब्वियसली रीड दिस आर्टिकल। ये छोटा सा है पैराग्राफ, आपको सच में इंटरेस्टिंग होता है, इसमें काम की चीज़ें होती हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, सो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, इससे कोई नोट बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, बना पाए तो बना सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। देन और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आई थिंक कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आते हैं, अगेन न्यूज़ में आया है एरोस्पेस इंडिया के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो और ये मैंने पढ़ा भी है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करी गई है। Su-57 एंड F-35 जो 2 एयरक्राफ्ट है अमेरिका एंड रशिया का, वो दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है AMCA, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर रिसेंटली इंटरव्यू होने वाला है तो उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन एयरोस्पेस कैपेबिलिटीज, सेम आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड और भी फर्दर आप रिसर्च करके नोट बना सकते हैं। US एयरक्राफ्ट टू बी ए मेजर ड्रॉ, ये उसी से रिलेटेड है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मनी वाले चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड वाले में आप डेफिनेटली एक बार तो नज़र आपकी जानी ही चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उस के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। नेतन्याहू ने कहा है कि जो आपको ये पता है कि ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा को हम, वहाँ के जो लोग हैं उसको रीलोकेट करेंगे और गाज़ा को हम रीबिल्ड करेंगे, उसको समतल किया जाएगा, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और ज़ीरो से यानी स्क्रैच से पूरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा वो गाज़ा में, सब कुछ ज़ीरो से बनाया जाएगा एंड देन गाज़ा को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये ट्रम्प का आइडिया था। उसमें नेतन्याहू ने कहा है कि जो वहाँ के लोग हैं उसको सऊदी लैंड पे हम सऊदी के टेरिटरी है वहाँ पे रिलोकेट करेंगे, जिसकी वजह से जो अरब लीग के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट जताया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसके लोगों को, जो पैलेस्टीनियंस है उसको सऊदी के लैंड पे आप रिलोकेट करना चाहते हैं। सो पैलेस्टीनियंस के केस में सब उसको सपोर्ट करते हैं, पर कोई भी उसको लेना नहीं चाहता अपनी टेरिटरी के अंदर, ठीक है ना। इजिप्ट ने जैसे ही 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था हमास ने इसराइल के ऊपर और इसराइल ने फिर वापस अटैक किया, तो इजिप्ट ने अपनी बॉर्डर बंद कर ली थी ताकि पैलेस्टीनियंस उनके कंट्री में ना घुस जाएं। तो दे ऑल सपोर्ट द पैलेस्टीनियंस, हमास को सबने सपोर्ट किया, पर कोई भी पैलेस्टीनियन को अपनी कंट्री में लेना नहीं चाहता, बिकॉज दे नो कि जो आएंगे वो फिर से वहाँ पे भी सेम इशू क्रिएट कर देंगे जो पैलेस्टीन में चल रहा है। इसलिए नोबडी वांट्स पैलेस्टीन, पर एक इस्लामिक कॉज है तो जो भी इस्लामिक नेशन है वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये विल डू द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रम्प्स गाज़ा प्लान, इसराइल पीएम, इसराइल के जो पीएम है ऑब्वियसली नेतन्याहू उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई बिलीव कि जो अगला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर सकें, ऐसा क्वेश्चन तो ज़रूर होगा, क्योंकि गाज़ा के जो इशू है वो काफ़ी बर्निंग इशू है और एक कम्प्लीटली नया टर्न दिया जा रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि गाज़ा का जो मैटर है उसको एक नए तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ऑब्वियसली ये जो मैटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुजीबुर रहमान का जो घर है उसको गिरा दिया गया है, ठीक है ना। वो बांग्लादेश के फाउंडर हैं, जो 1971 में जो बांग्लादेश बना है पाकिस्तान से अलग होकर के, उसके फाउंडर हैं।
तो उनका घर गिरा दिया गया है। यानी जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव में जो कंप्लीट चेंज आया है, उसकी वजह से उसके फाउंडर का ही घर गिरा दिया गया है, राइट। उस पर इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट किया है उस पर। तो बांग्लादेश की जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा है कि इंडिया को इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। हमें ये देखना चाहिए कि मुजीबुर रहमान का क्या कंट्रीब्यूशन है और वो कौन थे, ये सब, इन सब के बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। सो न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल्स छपते हैं, जो टॉपिक्स लिए जाते हैं, उससे आपको ये भी पता चलता है कि आपको किन चीज़ों के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। अगर उस न्यूज़ आर्टिकल में आपको मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा अपना रिसर्च करके और उसके ऊपर एक छोटा नोट बना सकते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस और बढ़ा सकते हैं, राइट। देन स्पोर्ट्स वाला, मैं स्पोर्ट्स तो पर्सनली कभी नहीं पढ़ता बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंटरेस्टेड नहीं है। देन अगेन ये स्पोर्ट्स है। देन साइंस आता है। साइंस में क्या है, विथ विल द बेबी बी ए बॉय और ए गर्ल, SRY जीन। SRY जीन जो है वो एक नया एक कह सकते हैं पूरा चेंज लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा समझ में आया नहीं इसको पढ़ने के बाद, इसको अलग से मुझे पढ़ना पड़ा। पर अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि ये क्या बातें कर रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे टॉपिक्स को अलग से भी गूगल करके थोड़ा सा उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, राइट। देन बस दैट्स इट। साइनसेस कैसे आपके ब्रीदिंग को ब्लॉक करता है या फिर प्रॉब्लम करता है ब्रीदिंग में, उसके ऊपर है, दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। पर ये वाला जो साइंस पे जो आर्टिकल छपा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर गूगल करके ज़रूर, ऐसी टॉपिक्स जब आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं न्यूज़पेपर पे, तो आप उसको गूगल करके थोड़ा सा उस पर अंडरस्टैंडिंग अपनी ज़रूर बनाएं, एक छोटा सा नोट जरूर प्रिपेयर कर लें उसके बारे में। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक्स जो है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, किन टॉपिक पे आपको थोड़ा सा और रिसर्च करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये फ़ायदेमंद हो, आपके लिए यूज़फुल हो, एंड इफ़ that is the case, then show me your feedback in the comment section. So see you in the next video. Bye bye.